हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आर के बेरवाल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेरवाल टैलेंट पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इससे पहले हमने पाचन तंत्र के दो भाग पढ़ लिए, फर्स्ट और सेकंड। इस क्लास के अंतर्गत हम पाचन तंत्र का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो पाचन तंत्र के जो अंग बताए थे मैंने कि भाई पाचन तंत्र है ये दो प्रकार का है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां इस प्रकार मैंने आहार नाल के अंतर्गत जो अंग है उनको बताया था कि पहला था मुख था, दूसरा था ग्रसनी था, तीसरा था ग्रासनाल था और चौथा था आमाशय था, पांचवा था आंत था। तो इसके बाद में हम लोगों ने और पाचक ग्रंथियों का मैंने बताया था लीवर था और अग्नाशय था। कौन सा था? लीवर था और अग्नाशय था। तो इस प्रकार हमने जो पिछली क्लास में फर्स्ट पार्ट था उसमें मुख के बारे में अध्ययन किया। मुख के अंतर्गत दंत है, जिया है अर्थात जीभ है और लार है। हमारे मुख से जो लार स्रावित होती है इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में अध्ययन किया था। उसके बाद में सेकंड पार्ट के अंतर्गत ग्रसनी है, ग्रासनाल है और आमाशय के बारे में हमने सेकंड पार्ट में अध्ययन किया। इसके बाद में थर्ड पार्ट के अंतर्गत इस क्लास के अंतर्गत हम लोग आंत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दो प्रकार की आंतें पाई जाती है हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत। कितने प्रकार की? दो प्रकार की आंतें पाई जाती है। एक होती है छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत। एक होती है बड़ी आंत। इसके बाद में हम पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली है लीवर है, दूसरी है अग्नाशय। तो स्टार्ट करते हैं आंतों को। पहले स्टार्ट करेंगे छोटी आंत को। छोटी आंत के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे पिछली वीडियो देख ले, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख ले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं छोटी आंत को। किसको? स्मॉल इंटेस्टाइन्स को। किसको? छोटी आंत को, जो कि 5वां अंक का ए है। छोटी आंत। छोटी आंत की अगर मैं बात करूं कि भाई हमारी बॉडी के अंतर्गत जो पाचन तंत्र के अंतर्गत छोटी आंत पाई जाती है, इसकी लंबाई की बात करूं तो पहले प्रथम तो किसी भी एग्जाम में छोटी आंत की लंबाई नहीं पूछता है, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है। किसी एग्जाम में या किसी किताब के अंतर्गत तो 6 मीटर है, किसी के अंतर्गत 7 मीटर है, किसी के अंतर्गत 4 मीटर है। तो जो लगभग जो छोटे हाथ की जो लंबाई होती है वह होती है, लगभग जो लंबाई होती है वह होती है 6 से 7 मीटर। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। क्योंकि अच्छे एग्जामों में लंबाई नहीं पूछी जाती, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि इतनी ही लंबाई है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। तो जो लगभग जो लंबाई होती है वह कितनी होती है छोटी आंत की? 6 से 7 मीटर। उसके बाद में जो छोटी आंत है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया है छोटी आंत को। तो मैं पहले की अगर बात करूं तो पहला जो भाग है वह है ड्यूडेनियम। कौन सा? ड्यूडेनियम। पहला जो भाग है वह है ड्यूडेनियम। दूसरा जो भाग है वह है जूजेनम। कौन सा है? जूजेनम। उसके बाद में तीसरा जो भाग है, तीसरा है इलियम। कौन सा है? इलियम। इस प्रकार छोटे आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ड्यूडेनियम, दूसरा है जूजेनम और तीसरा है इलियम। इस प्रकार हम तीनों को अलग अलग भाग में पढ़ेंगे, अर्थात एक एक को अच्छी तरीक़ा से डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनियम को। तो ड्यूडेनियम की अगर मैं लंबाई की बात करूं कि छोटे आंत के अंतर्गत जो ड्यूडेनियम पाया जाता है उसकी लंबाई कितनी है,
तो इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। कितनी है लंबाई? 25 सेंटीमीटर लंबा ड्यूडेनियम पाया जाता है छोटे आंत के अंतर्गत। इसका जो कार्य होता है ड्यूडेनम का, वह होता है कि आमाशय के अंतर्गत जो भोजन आता है उसे प्राप्त करने का जो कार्य है, उसे ग्रहण करने का जो कार्य है, वह किसके द्वारा किया जाता है? ड्यूडेनम के द्वारा। आमाशय से भोजन को ग्रहण करने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? ड्यूडेनम के द्वारा। उसके बाद में बात करूं मैं कि वही जो आमाशय है उसके अंतर्गत जो पितरस है और जो अग्नाशय ग्रंथियां है उनके द्वारा जो पितरस बनाया जाता है, उस पितरस को भोजन में मिलाकर आंतरिक पाचन करने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? ड्यूडेनम के द्वारा। अर्थात जो हमारे आमाशय के अंतर्गत जो पितरस का निर्माण होता है, किसके निर्माण होता है? आमाशय के अंतर्गत, आमाशय के अंतर्गत पितरस का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय, पितरस का निर्माण आमाशय के अंतर्गत होता है, जबकि इसका जो एकत्रित होता है वह कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। एकत्रित कहाँ पर होता है? पितरस पित्ताशय के अंतर्गत, और निर्माण होता है आमाशय में। तो आमाशय के द्वारा जो पितरस का जो निर्माण किया जाता है उसको ड्यूडेनम के द्वारा एक अम्ल माध्यम प्रदान करने के बाद में अग्नाशय ग्रंथि द्वारा बनाए गए एंजाइम को भोजन में मिलाकर अंतिम पाचन जो क्रिया की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है? ड्यूडेनम के द्वारा की जाती है। उसके बाद में बात करूं जोजनम की, किसकी? जोजनम की बात करूं, इसकी लंबाई की बात करूं, तो इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है वह होती है 2.5। कितनी होती है? 2.5 मीटर। कितनी होती है? 2.5 मीटर होती है जोजनम की लंबाई। और इसकी कार्य की बात करूं कि यह पाचन तंत्र में कौन सा कार्य करता है, तो यह पाचन तंत्र में कोई भी प्रकार का कार्य नहीं करता है, पाचन का कार्य नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ड्यूडेनम नहीं करता है। इसके बाद में इलियम की बात करूं कि इलियम है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इलियम की जो लंबाई होती है, इलियम की जो लंबाई होती है वह होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर। हमारे पाचन तंत्र के अंतर्गत छोटे आंत के अंदर जो इलियम पाया जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर होती है। और यह जो भोजन प्राप्त किया जाता है, पचित भोजन होता है, उसमें जो आवश्यक पदार्थ है, कौन से आवश्यक पदार्थ है, उनका अवशोषण किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? इलियम के द्वारा। अर्थात जो पचित भोजन है, पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है वह कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? इलियम के द्वारा किया जाता है। कई बार एग्जाम में अधिकतर सभी को पता है कि जो भोजन की जो क्रिया है वह कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाकर संपन्न होती है? छोटे आंत के अंतर्गत संपन्न होती है। लेकिन जो छोटे आंत है उसके भी 3 भाग है जो मैंने आपको बताया है, ड्यूडेनियम है, जोजेनम है और इलियम है। तो इस प्रकार जो इलियम है उसकी जो लंबाई 3 मीटर होती है। इसका जो कार्य होता है वह होता है जो पचित भोजन है उसका जो अवशोषण करने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? इलियम के द्वारा। इसके बाद में बात करेंगे हम बड़ी आंत की। इसके बाद में बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत की अगर मैं लंबाई की बात करूं कि बड़ी आंत की जो लंबाई है वह कितनी पाई जाती है, तो बड़ी आंत की लंबाई है वह कितनी पाई जाती है? 1.5 मीटर पाई जाती है। और जिस प्रकार छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया, अर्थात 3 भागों में बांटा गया, उसी प्रकार बड़ी आंत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में
विभाजित किया गया है। किसको? बड़ी आंत को। तो उन तीनों भागों की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है, तो पहला जो भाग है वह है स्कीम। कौन सा है? स्कीम। दूसरा जो भाग है वह है कोलन। कौन सा है? कोलन। और तीसरा जो भाग है वह है रेक्टम। कौन सा है? रेक्टम। इस प्रकार बड़ी आंत को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्कीम है, कोलन है और रेक्टम है। तो स्कीम की अगर मैं बात करूं तो स्कीम है, इसके अंतर्गत जो कार्य किया जाता है पाचन क्रिया का वह किया जाता है। सेलुलोज को जो पचाने का कार्य है, किसको? सेलुलोज को जो पचाने का जो कार्य किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? स्कीम वाले भाग के द्वारा किया जाता है। और जो सेलुलोज को जो पचाने के लिए जो स्कीम वाला भाग है, यह जो सर्वाधिक विकसित होता है, यह किस में होता है? जानवरों में सर्वाधिक विकसित पाया जाता है, जबकि मानव के अंतर्गत अल्प विकसित पाया जाता है। क्योंकि जो सेलुलोज है यह जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यह मांस के अंतर्गत पाया जाता है। तो जानवर है वह अधिक मात्रा में मांस का सेवन करते हैं, और तो उनको जो सेलुलोज पचाने की जो क्षमता है वह सर्वाधिक चाहिए। तो उनका जो स्कीम वाला भाग है वह सर्वाधिक विकसित होता है, जबकि मानव जो इतना मांस का उपयोग नहीं करता है, मांस नहीं खाता है, तो इसका जो स्कीम वाला भाग है यह अल्प विकसित पाया जाता है, अर्थात कम विकसित पाया जाता है। उसके बाद में स्कीम वाला भाग है, इसके अंतर्गत एक अपेंडिक्स नामक जो एक अपशिष्ट अंग पाया जाता है। कौन सा? अपेंडिक्स नामक एक अपशिष्ट अंग पाया जाता है। अपेंडिक्स नामक एक अपशिष्ट अंग पाया जाता है। आपने काफी सुना होगा कि किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है या किसी के अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, तो जो ये अपशिष्ट जो अंग पाया जाता है अपेंडिक्स, इसका जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है ये हमारी बड़ी आंत में एक अपशिष्ट अंग के रूप में पाया जाता है, जो कि सेलुलोज का पचाने का कार्य करता है। तो मानव जो इतना मांस का उपयोग नहीं करता है, तो उसके अंतर्गत जो अपेंडिक्स है इसका आकार बढ़ जाता है और व्यक्ति के पेट में दर्द होने लगता है। तो इसी प्रकार जो अपेंडिक्स है इसे एक कैसा अंग माना गया है? अपशिष्ट अंग माना गया है। और इसकी मैं आकार की बात करूं कि अपेंडिक्स है यह कितना बड़ा पाया जाता है, तो अपेंडिक्स है ये 9 सेंटीमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 9 सेंटीमीटर पाया जाता है। उसके बाद में बात करूं मैं कोलन नामक जो भाग है उसकी बात करूं तो यह है विटामिन B12। किसका? विटामिन B12 का जो अवशोषण करने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? कोलन वाले भाग के द्वारा विटामिन B12 का अवशोषण करने का कार्य किया जाता है। और भी अगर मैं कार्य की बात करूं तो जो पचित भोजन है उसमें जो जल का अवशोषण किया जाता है, किसका? जल का अवशोषण किया जाता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? कोलन भाग के द्वारा किया जाता है। जो हम भोजन प्राप्त करते हैं तो उसमें जो पचित भोजन होता है उसमें जो जल की मात्रा होती है उसका जो अवशोषण किया जाता है वह कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? कोलन भाग के द्वारा। उसके बाद में बात करूं रेक्टम की, तो रेक्टम है यह संपूर्ण पाचन के बाद में जब हमारा प्राप्त भोजन का जो संपूर्ण पाचन हो जाता है उसके बाद में जो भोजन के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ है, भोजन के अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? रेक्टम के द्वारा किया जाता है। रेक्टम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। उसके बाद में तो ये थे जो मैंने बताया था कि भाई पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था आहार नाल, दूसरा था पाचन ग्रंथियां। कौन सी थी? पाचन ग्रंथियां।
तो आहार नाल के अंतर्गत हम लोगों ने मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है और आंत है। आंत के अंतर्गत छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में पढ़ लिया है। छोटी आंत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ड्यूडेनियम, दूसरा था जूजेनम और तीसरा था इलियम। इसी प्रकार बड़ी आंत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था स्कीम, दूसरा था कोलेनम, तीसरा था रेक्टम था। तो बड़ी आंत की जो लंबाई थी वह थी 1.5 मीटर और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। स्कीम में इसका जो कार्य होता है वह होता है सेलुलोज को पचाने का। और बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक अपशिष्ट अंग होता है जिसे अपेंडिक्स नाम से जाना जाता है। तो अपेंडिक्स का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है सेलुलोज को पचाने का। उसके बाद में कोलेन की बात की मैंने, तो कोलेन का जो कार्य होता है वह होता है विटामिन B12 को अवशोषण करने का जो कार्य है वह किसका होता है, कोलेन का होता है। और जो हमारा जो भोजन प्राप्त होता है पचित भोजन होता है, अर्थात छोटी आंत से पचित होकर जो छोटी आंत को हम पाचन तंत्र का अंतिम जो क्रिया मानते हैं, अर्थात अंतिम जो प्रक्रिया मानते हैं, उसके बाद में जैसे ही भोजन बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत के अंतर्गत जाने के बाद में कोलन भाग के द्वारा जल का जो अवशोषण किया जाता है वह कौन से भाग के द्वारा किया जाता है, कोलन भाग के द्वारा। उसके बाद में जल का अवशोषण होने के बाद में जब जो भोजन है, पचित भोजन है, उसके अंतर्गत जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है, रेक्टम के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों की। पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत हम लोग लीवर है, अग्नाशय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए लीवर के बारे में। लीवर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो लीवर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लीवर को हम कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि यकृत है, किस नाम से, यकृत है, कलेजा है, कहते हैं ना देसी भाषा में इसका कलेजा कम है, तो कलेजा कमजोर नहीं होता है, वो लीवर होता है, यकृत होता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, जिगर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जिगर के नाम से भी जाना जाता है। लीवर है, यकृत है, कलेजा है, जिगर है, इन नामों से किसको जाना जाता है, लीवर को जाना जाता है। और लीवर की मैं बात करूं कि लीवर का जो अध्ययन किया जाता है वह कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो लीवर का अध्ययन जो किया जाता है वह किया जाता है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, हेपेटोलॉजी के अंतर्गत लीवर का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, हेपेटोलॉजी के अंतर्गत लीवर का अध्ययन किया जाता है। और यह है मानव की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है, लीवर होती है। जबकि सबसे छोटी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं, किसकी, सबसे छोटी ग्रंथि की मैं बात करूं, सबसे बड़ी ग्रंथि है वह तो है लीवर, और छोटी जो ग्रंथि है सबसे छोटी वह है पीनियल। कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह होती है लीवर, सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वह होती है पीनियल। लेकिन जो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि वही शरीर का जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग जो माना जाता है वह किसे माना जाता है, त्वचा को माना जाता है। किसे माना जाता है, त्वचा को माना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वही शरीर का जो सबसे छोटा जो अंग होता है वह कौन सा होता है, ग्रैक्सी ग्रंथि पाई जाती है, जो कि शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। कौन होता है, ग्रैक्सी ग्रंथि।
इसके बाद में बात करूँ कि जैसे कि जो शरीर का सबसे जो बड़ा अंग होता है तो ये त्वचा है, तो यह तो भारी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि आंतरिक आंतरिक जो सबसे बड़ा अंग होता है, कौन सा? आंतरिक सबसे बड़ा जो अंग होता है वह कौन सा होता है? लीवर होता है। कौन सा होता है? लीवर होता है। त्वचा तो भारी होता है। एग्जाम में आए कि भाई मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग तो कौन सा है? लीवर। लेकिन अगर एग्जाम में आए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बाहरी की बात करें तो बाहरी सबसे बड़ा जो अंग होता है वह कौन सा होता है? त्वचा। और अगर आंतरिक की बात करें तो आंतरिक जो होता है वह होता है लीवर। इसके बाद में अगर मैं लीवर के वजन की बात करूं कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो लीवर पाया जाता है इसका वेट कितना होता है, तो इसका जो वेट होता है वह होता है, अगर इसकी मैं वजन की बात करूं तो वजन होता है 1.5 से लेकर 2 kg तक। कितना होता है? 1.5 से लेकर 2 kg तक इतने वेट का हमारा लीवर पाया जाता है। उसके बाद में जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। कैसे? पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिछली मैंने उसमें बताया था कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन जो पीयूष ग्रंथि है यह किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे सेल टार्सिका नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेल टार्सिका नाम से, सेल टार्सिका नाम से भी जाना जाता है। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण जो बात है वह यह नहीं है कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। यह नाम तो मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह तो सब कोई बचपन से पढ़ता आ रहा है। लेकिन जो इसका देखने को जो नाम मिलेगा एग्जाम में वह मिलेगा सेल टार्सिका। कौन सा मिलेगा? सेल टार्सिका। की भाई पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, तो एग्जाम के अंतर्गत मास्टर ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह तो देखने को नहीं मिलेगा। तो देखने को जो मिलेगा वह कौन सा मिलेगा? सेल टार्सिका नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। जो कि ये हमारी बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर स्थित होती है? भाई एग्जाम में आए कि जो पीयूष ग्रंथि है यह मानव बॉडी के अंतर्गत कहाँ पर स्थित होती है, तो यह जो हमारे जो कपाल है, मस्तिष्क वाला जो भाग है, मैंने कंकाल तंत्र पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कपाल के अंतर्गत जो स्फेनोइड जो बोन पाई जाती है, कौन सी? स्फेनोइड जो बोन पाई जाती है, स्फेनोइड जो हड्डी पाई जाती है, उसके अंतर्गत एक खोखली संरचना पाई जाती है, अर्थात गड्ढेनुमा जो संरचना पाई जाती है उसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो कहाँ पर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि? स्फेनोइड हड्डी के अंतर्गत एक खोखले नुमा जो संरचना पाई जाती है उसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इसके बाद में मैं निर्माण की बात करूँ कि भाई लीवर के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारी क्लास आपको अच्छी लगे प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऊपर का पसीना नीचे तक आ गया। आप लोगों को हम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। और भी अगर कोई हमसे छूट जाए तो आप कमेंट में बता दिया करो कि सर ये रह गया, तो आगे से हम लोग ध्यान रखें। तो बात करते हैं कि लीवर के द्वारा जो निर्माण किया जाता है वह कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो लीवर के द्वारा जैसे विटामिन है, ग्लाइकोजन है, हेपरिन है, पितरस है, यूरिया है, इनका निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। किसका? विटामिन है, ग्लाइकोजन है, विटामिन है, विटामिन ए है, ग्लाइकोजन है, पितरस है, विटामिन है, ग्लाइकोजन है, पितरस है, हेपरिन है,
एप्रिन है, यूरिया है। इनका जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार आता है कि लीवर के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है। तो लीवर के द्वारा विटामिन ए है, ग्लाइकोजन है, विटामिन ए है, ग्लाइकोजन है, हेपरिन है, पितरस है और यूरिया है। इसके बाद में बात करूं कि भाई लीवर के द्वारा प्रतिदिन में कम से कम कितना जो मिलीलीटर जो पितरस स्त्रावित किया जाता है, तो लीवर के द्वारा प्रतिदिन 700 से लेकर प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर पितरस स्त्रावित किया जाता है। कितना किया जाता है? लीवर के द्वारा पितरस स्त्रावित किया जाता है। पहली बात तो पितरस किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? लीवर के द्वारा। और जो पितरस का जो संगठन होता है अर्थात जो पितरस है यह प्रतिदिन लीवर के द्वारा कितना स्त्रावित किया जाता है? तो वह किया जाता है 700 से लेकर 1000 कितना 700 से लेकर 1000 मिलीलीटर पितरस का जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। इसके बाद में बात करूं कि भाई पितरस है जिसके पीएच मान की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पीएच मान होता है वह होता है 7.7। कितना होता है? 7.7। जबकि इसकी मैं प्रकृति की बात करूं, इसकी प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति है वह हल्की क्षारीय होती है। कैसी होती है? हल्की क्षारीय। और इसके रंग की बात करूं तो इसका रंग है वह होता है हल्का पीला। पितरस का जो रंग है वह कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और इसकी प्रकृति है वह कैसी होती है? हल्की क्षारीय। इसके बाद में बात करूं कि जो भाई पितरस है इसका जो मुख्य जो कार्य होता है हमारी बॉडी के अंतर्गत, लीवर के अंतर्गत, जो लीवर के द्वारा जो पितरस क्यों स्त्रावित किया जाता है? तो पितरस का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है वसा का पायसीकरण करना। किसका? वसा का पायसीकरण करने का जो कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? पितरस के द्वारा वसा का पायसीकरण करने का कार्य किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पित्त वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पित्त वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति के अंतर्गत जो पीलिया है जैसा रोग, पीलिया जैसा रोग हो जाता है जैसे बिलरोबिन वगैरह है, तो वो लीवर के अंतर्गत जो पितरस है उसके अंतर्गत जो वसा के द्वारा जो पायसीकरण किया जाता है जिसे पित्त वर्णक कहा जाता है। तो दो प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं, एक तो है बिलरोबिन है और एक और है। तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करूं कि जो अग्नाशय है, तो लीवर यहाँ तक ही था। उसके बाद में बात करेंगे हम अग्नाशय की। किसकी बात करेंगे? अग्नाशय की। अग्नाशय खत्म होने के बाद में हमारा जो पाचन तंत्र वाला टॉपिक था यह खत्म हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वह होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित अर्थात श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र वाला टॉपिक होगा अगला। किसकी बात करते हैं? अग्नाशय की। एक एक क्रम आपको याद रखना है। एक बार मैं दोबारा लास्ट में बता दूंगा 1 मिनट में कौन कौन से है, तो एक एक आपको क्रम याद रखेंगे तो अच्छे से याद होगा। जैसे कि हमने पहले में पढ़ा है, मुख को पढ़ा है, दूसरे में पढ़ा है ग्रसनी को पढ़ा है, तीसरे में पढ़ा है ग्रासनाल को पढ़ा है, चौथे में पढ़ा है अमाशय को पढ़ा है, पांचवें में पढ़ा है आंतों को पढ़ा है, इसके बाद में छठे में पढ़ा है लीवर को पढ़ा है, इसके बाद में सातवें पढ़ रहे हैं अग्नाशय। तो इस प्रकार आपको याद रखना है तो अच्छे से याद होगा कि भाई मुख के अंतर्गत हमने 3 चीज़ों को पढ़ा था। कौन कौन सी? दंत को पढ़ा था, जीभ को पढ़ा था, लार को पढ़ा था, उसके बाद में ग्रसनी पढ़ी, उसके बाद में ग्रासनाल पढ़ा था, उसके बाद में अमाशय पढ़ी थी, उसके बाद में आंत पढ़ी थी। तो आंत के अंतर्गत हमने 2 पढ़ी थी, छोटी आंत और बड़ी आंत पढ़ी थी।
उसके बाद में लीवर जो अभी पढ़ाया है, उसके बाद में अग्नाशय। तो इस प्रकार आपको क्रम बाई अच्छे तरीका से कंप्लीट करना है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं अग्नाशय को। अग्नाशय जो ग्रंथि पाई जाती है पाचन तंत्र के अंतर्गत, जो अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, ये कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। कैसी? मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। इसके द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कुछ एंजाइम जो स्रावित किए जाते हैं, उन एंजाइमों की अगर मैं बात करूं तो इसके द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जैसे कि एमाइलेज है, ट्राइप्सिन है, लाइपेज है। इस प्रकार के 3 एंजाइम स्रावित किए जाते हैं और उन एंजाइमों को जो कार्य है, तो किसी एंजाइम के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है, किसी के द्वारा प्रोटीन का, किसी के द्वारा वसा का। इस प्रकार जो अग्नाशय ग्रंथि है, यह 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। पहला है एमाइलेज है, दूसरा है ट्राइप्सिन है, तीसरा है लाइपेज है। एमाइलेज की अगर मैं कार्य की बात करूं कि एमाइलेज का जो कार्य है पाचन तंत्र के अंतर्गत, वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का जो कार्य है, वह किसका है? एमाइलेज का। एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। जबकि ट्राइप्सिन का जो कार्य है, वह है प्रोटीन का पाचन करने का जो कार्य है, वह किसके द्वारा किया जाता है? ट्राइप्सिन के द्वारा। इसके बाद में लाइपेज एंजाइम की बात करें तो लाइपेज एंजाइम है, इसके द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। तो अग्नाशय के द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, दूसरा है ट्राइप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, तीसरा है लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो इंसुलिन है, तो इंसुलिन की कमी जब व्यक्ति के रक्त में इंसुलिन की कमी होती है, किसकी कमी होती है? इंसुलिन की जब व्यक्ति के रक्त में कमी होती है, इंसुलिन की रक्त में कमी हो जाती है, तो व्यक्ति के अंतर्गत कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग। अर्थात जब इंसुलिन की कमी है, जो कि रक्त में ग्लूकोज शर्करा का स्तर जो बढ़ जाता है, तो उससे व्यक्ति के अंतर्गत डायबिटीज रोग है। कौन सा है? डायबिटीज या हिंदी में मधुमेह क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहते हैं। तो व्यक्ति के अंतर्गत 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। डायबिटीज इंग्लिश में कहते हैं, मधुमेह हिंदी में कहते हैं। इसके बाद में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग होता है। तो इसकी जो डायबिटीज रोग होने के बाद में जो व्यक्ति के अंतर्गत जो लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत जो बदलाव होता है, वह होता है भूख है, प्यास है, मूत्र है। अर्थात भूख अधिक लगने लगती है, प्यास अधिक लगने लगती है और मूत्र की भी अधिकता होती है। जिस व्यक्ति के अंतर्गत डायबिटीज होता है, उसे भूख अधिक लगती है, प्यास अधिक लगती है और मूत्र की भी अधिकता बढ़ जाती है। तो इसके बाद में जो इंसुलिन के टीके की जो खोज की गई थी, वह की गई थी सन 1921 में। इंसुलिन के टीके की खोज कब की गई थी? सन 1921 में इंसुलिन के टीके की खोज की गई थी। और अगर वैज्ञानिक की बात करें कि किस वैज्ञानिक के द्वारा, F.T. वेरिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1921 में इंसुलिन के टीके की खोज की गई थी। और जो हमारे शरीर के अंतर्गत जो अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है, इसे मानव शरीर की मीठी ब्रेड भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अग्नाशय ग्रंथि को
मीठी ब्रेड के नाम से भी जाना, मीठी ब्रेड के नाम से किसे जाना जाता है? अग्नाशय को जाना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा पाचन तंत्र, जिसे हमने 3 भागों में पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो तीनों पार्टों में हमने पाचन तंत्र को अच्छी तरीक़ा से अध्ययन किया और ख़त्म किया। इसके बाद में हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन तीनों पार्टों को ज़रूर देखें और पाचन तंत्र को कंप्लीट करें। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस चीज़ को अच्छी तरीक़ा से क्रमबद्ध पढ़ा करो, ताकि काफ़ी दिनों तक याद रहे। जिस प्रकार मैंने अभी बताया था कि कौन कौन से अपन ने अंग पढ़े हैं, तो उन्हें इस प्रकार अपन क्रम से याद रखेंगे तो अच्छी तरीक़ा से याद रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके।